आइए शुरुआत करते हैं आज उदाहरण नंबर 13 से। निम्नलिखित सूचनाओं की सहायता से यूथ क्लब जयपुर का 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता और उसी दिन का चिट्ठा बनाइए। देखिए, कुछ रिसीट्स दी गई हैं। बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2010 2400, सब्सक्रिप्शन 20,000, इंटरेस्ट फीस ₹1,000, donations for swimming pool ₹18,000, life membership contribution ₹5,000, interest ₹600, and sales of tickets ₹3,000. Payments: salaries and wages, audit fees, electricity, printing and stationery, office expenses, advertisement, games equipment and material. 6% fixed deposit on 1st April 2010 ₹20,000। देखिए, यहाँ पर ये एक हिडन एडजस्टमेंट होती है। 20,000 के फिक्स डिपॉजिट हैं और वो 6% इंटरेस्ट रेट वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि 20,000 आपको जो फिक्स डिपॉजिट्स आपने ख़रीदे हैं, यहाँ पे पेमेंट किया है ना, तो ये जो 20,000 का आपने यहाँ पे पेमेंट किया है, क्योंकि ये पेमेंट में शामिल है, तो 20,000 पे 6%, चूँकि ये 1 अप्रैल को ही ख़रीदा गया है, तो ये पूरे का पूरा 6% 20,000 साल भर के लिए इंटरेस्ट आपको इस पर बेसिकली मिलना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि क्या आपको इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट यहाँ पे केवल लिखा हुआ है और वो कितना है, 600। अब आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट ये मिला है, मगर ये किस चीज़ का हो सकता है। तो ओबियसली इंटरेस्ट एफडी पर हो सकता है। तो होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप 20,000 का 6% निकालेंगे तो आएगा 1200, और मिला कितना है, 600। तो बाहर तो आपको 1200 ही दिखाना है, अंदर आप लिखेंगे इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट, कितना लिखेंगे, 600, फिर लिखेंगे ऐड एक्रूड, कितना, 600, और ऐड करके ये बाहर 1200 लिखे जाएंगे। ओके, तो एक तो बात ये रही। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम है 1600, और बैलेंस ये पे किए गए इंश्योरेंस प्रीमियम 1600, और बैलेंस जो है वो 6400 है। 1 जनवरी 2010 को क्लब के पास कुछ संपत्तियां भी थी। भवन था 30,000 का, खेल और उपकरण सामग्री 10,000 थी, स्विमिंग पूल कोष 20,000 था, और पूंजी कोष 21,700 थे। तो देखिए, पूंजी कोष दिया गया है जो जनरली हम निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, बट इट इज़ ऑलरेडी गिवन हियर इन द क्वेश्चन। एंड भवन असेट्स है, खेल और उपकरण सामग्री असेट है, स्विमिंग पूल कोष ये लाइबिलिटी साइड में आएगा बेसिकली, और पूंजी कोष तो लाइबिलिटीज़ में जाता ही है। ओके, तो ये इतनी सूचनाएं। इसके बाद कुछ और अतिरिक्त सूचनाएं भी हैं जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है। ये आपकी पीडीएफ में 121 पेज पे दिखेगा क्वेश्चन। अतिरिक्त सूचनाएं जो उपलब्ध थी: चंदे गत वर्ष के अंत में 700 रुपये बकाया थे, और चालू वर्ष के अंत में 1,000 रुपये। अब ज़रा सा ध्यान से सुनिएगा, चालू वर्ष के अंत में 1,000 रुपये बकाया हैं, और गत वर्ष के अंत में 700 बकाया थे। चंदे 2009 में 2010 के लिए 600 प्राप्त हुए। अब 2009 में 2010 के लिए 600 प्राप्त किए गए। अच्छा, ये आपको ध्यान से देखना होता है कि ये कौन सा ईयर चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये 31 दिसंबर को ख़त्म होने वाला, 31 दिसंबर 2010 को ख़त्म होने वाला साल है, जिसके लिए आपको बनाना है। नीचे भी देख सकते हैं और ऊपर क्वेश्चन में भी था। और यहाँ पे सूचना ये है कि चंदे 2009 में 2010 के लिए 600 रुपये प्राप्त किए गए थे। तो इस साल जो 600 रुपये 2009 में आपने 2010 वाले प्राप्त कर लिए थे, तो इस साल तो ये मिलने से रहे, तो इन्हें क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे इस साल। ठीक है, ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि ये इस साल के हैं जबकि ये पिछले साल प्राप्त हो गए थे। इन्हें बोलते क्या हैं, इन्हें बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस एट बिगिनिंग, क्योंकि ये रिसीव्ड एट एडवांस एट द एंड होंगे पिछले साल, और वही इस साल क्या कहलाएंगे, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। ओके, क्या कहलाएगा, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। इन्हें क्या करेंगे, ऐड। और वर्ष 2010 में 2011 के लिए अग्रिम प्राप्त चंदे 900 हैं। अब ये चूँकि अग्रिम मिले हैं, ये क्या है, ये रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड हैं, तो इन्हें क्या करेंगे, इन्हें लेस करेंगे। ये जो 900 रुपये हैं
इन्हें बेसिकली क्या किया जाएगा, 2010 में 2011 के लिए अग्रिम प्राप्त चंदे ये 900 रुपये क्या कहलाएंगे, ये रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड कहलाएंगे। रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड हमेशा लेस होता है, और ये क्या है, ये रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग है, ये हमेशा ऐड होते हैं, प्लस होते हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बात हो गई। मुझे लगता है चंदा आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। चंदे गत वर्ष के अंत में 700 रुपये बकाया थे और चालू वर्ष के अंत में 1000 रुपये। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो गत वर्ष के अंत में 700 बकाया थे चालू वर्ष के अंत में, तो इसमें क्या करना है, ये जो गत वर्ष के अंत में 700 रुपये बकाया थे, ये दरअसल क्या है, ये हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। इन्हें क्या करते हैं, इन्हें माइनस करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, और चालू वर्ष के अंत में जो बकाया है 1000, इन्हें क्या करते हैं, इन्हें बेसिकली प्लस करते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, चंदे गत वर्ष के अंत में जो दिए गए हैं, ठीक है, चंदे गत वर्ष के अंत में जो हैं ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, इन्हें करेंगे क्या, माइनस। ये क्या है, चालू वर्ष के अंत में 1000, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसे क्या करेंगे, प्लस। चंदे 2009 में 2010 के लिए प्राप्त किए गए थे, इसे क्या बोलेंगे, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, इसे क्या करेंगे, इसे हम करेंगे प्लस। और वर्ष 2010 में 11 के लिए जो आपने चंदे प्राप्त किए, इन्हें क्या बोलेंगे, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, इन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, तो ये तो बात हो गई चंदे की। अब बात करते हैं आगे की। इस वर्ष के प्रारंभ में वेतन के 500 रुपये बकाया थे और इस वर्ष के अंत में 800 रुपये। तो अगर इस वर्ष के अंत में कुछ बकाया होता है आउटस्टैंडिंग खर्चा, इसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन जो पिछले इस वर्ष के प्रारंभ में होता है आउटस्टैंडिंग, उससे क्या करते हैं, ये उसका उल्टा हो गया, इसे क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड प्लस और आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग माइनस। ठीक, वार्षिक बीमा शुल्क का भुगतान 31 मार्च 2011 तक के लिए किया गया है। तो आप तो खाते 31 दिसंबर को बना रहे हो और 31 मार्च 2011 के लिए किया गया, इसका मतलब 3 महीने का प्रीपेड हो गया। तो 3 महीने का जो प्रीपेड हो गया उसका क्या करेंगे, जो भी 3 महीने का प्रीपेड है उसको आप सिंपली क्या करेंगे, जो 3 महीने का आपका है उसको आप सिंपली क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। क्योंकि कोई भी खर्चा अगर प्रीपेड होता है तो उसे क्या करते हैं, घटाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 महीने का आप घटाएंगे, इसके लिए आप, क्योंकि ये कहा गया वार्षिक है, तो जितना भी ऊपर बीमा दिया गया है उसका 3/12 कर लेंगे और वो प्रीपेड माना जाएगा, घटा देंगे। ठीक, अगर आप चाहें तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ बीमा का। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है इंश्योरेंस प्रीमियम, ये 1600 रुपये हैं 12 महीने के। तो 3 महीने का अगर आप निकालेंगे तो 3/12 यानी कि 1/4, और 1/4 करेंगे अगर 1600 का तो कितना आ जाएगा, 400। इसे प्रीपेड माना गया है और घटा करके बाहर दिखाया गया है 1200। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बीमा शुल्क की। उसके बाद में कहा गया 300 रुपये का एक विज्ञापन बिल 2008 के संबंध में इस साल भुगतान किया गया है। तो जो जितना भी विज्ञापन रहा होगा उसमें से 300 रुपये घटा देंगे, क्योंकि ये इस साल से संबंधित नहीं है। ठीक, ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग रहा होगा, क्योंकि ये इससे 2008 है या 9 है, ये फ़िलहाल जो भी आउटस्टैंडिंग था ये साल के शुरुआत में नज़र आएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और इसे क्या करते हैं, लेस। आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो होता है उसे क्या करते हैं, प्लस, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को क्या करते हैं, माइनस। तो विज्ञापन बिल मैं आपको दिखाई देता हूँ, विज्ञापन बिल जहाँ पे भी होंगे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उन्हें क्या करा गया होगा, माइनस किया गया होगा। ये यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये एडवर्टीजमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें लिखा है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और ये लेस किए गए हैं 300। तो आखिर में 1-2 बातें और बची हैं जिन्हें हम और देख लेते हैं। प्रवेश शुल्क एवं आजीवन सदस्यता शुल्कों का पूंजीकरण करना है। पूंजीकरण करना अर्थात इनमें से कोई भी शुल्क ये इनकम साइड में नहीं दिखाया जाएगा। इन्हें कहाँ दिखाएंगे, लायबिलिटीज़ में कैपिटल फंड में जोड़ के। राजभवन पर 5% लगाना है,
खेल यंत्र और सामग्री पर 20% लगाना है। तो जो भी ये संपत्तियां दी गई हैं इन पे रेस्पेक्टिव डिप्रिसिएशन लगा देंगे। अब इस सवाल में कुछ बचा नहीं है। रही बात आगे के हल की, सोल्यूशन की, तो आप चाहें तो एक बार देख लें ध्यान से कैसे लिखते हैं, इस पर फोकस कर लीजिए। बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि कैसे लिखना चाहिए। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ यूथ क्लब जयपुर, ऑफ लगा करके लिख सकते हैं, या इन द बुक्स ऑफ यूथ क्लब जयपुर लिख सकते हैं। फिर उसके नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके नीचे लिख सकते हैं, या जैसे ये लिखा गया, ये भी बेस्ट तरीका है लिखने का, एक्सपेंडिचर अमाउंट। इसमें कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या डेबिट और क्रेडिट लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? तो बिल्कुल लिखना चाहिए। यहाँ नहीं लिखा इन्होंने, आप लिखेंगे। ओके, तो सैलरीज़ में आप देखिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड किया जाता है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को लेस किया जाता है। ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब सिंपल खर्चे थे। इन्हें एज इट इज़ दिखाया गया है, जैसे दिखाया जाता है वैसे ही, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और खर्चे हैं। इंश्योरेंस को मैंने आपको बताया था कि प्रीपेड माना गया है, क्योंकि वो 31 मार्च 2011 तक के लिए भुगतान कर दिया गया था। 3 महीने थे, 3/12 करते हैं 1600 का, तो 400 आएगा, जिसे घटा के 1200 दिखा दिया गया है। एडवर्टीज़मेंट के बारे में साफ साफ कहा है कि 300 रुपये कुछ पिछले वर्ष 2008 के थे, तो इन्हें क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस किया जाता है। डिप्रिसिएशन लगाया गया है गेम और इक्विपमेंट मटेरियल जो हैं उन पे और बिल्डिंग पे, ये आप लगा लेंगे जो भी रेट ऑफ परसेंटेज दी गई है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो हम इधर आ जाते हैं जल्दी से देखने के लिए सब्सक्रिप्शन कैसे किया गया है। सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको भी बताया था कि जितना एक तो मिला है वो उतार लेते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हमेशा ऐड किया जाता है। रिसीव्ड इन एडवांस इन 2009 फॉर 2010, इसे आप रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग भी बोल सकते हैं, ये ऐड किया जाएगा, ठीक है। रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, जो 2011 के लिए हो तो इसी साल के आखिर में है ना, तो रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड को लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को भी लेस करेंगे। इंटरेस्ट को मैंने आपको बोला था कि जो भी इंटरेस्ट होगा वो 600 है, और ये इन्होंने, मैंने आपको शायद अभी 1200 बताया था ना, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये इंटरेस्ट इन्होंने 900 क्यों निकाला। हाँ ठीक बात है, अभी मैं बता दूंगा। जो आपका सेल ऑफ टिकट है वो थोड़ा सा 3000 गलती से ऊपर चला गया, इसको इसके सेल्स ऑफ टिकट के नीचे लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, ठीक है। 300 के सामने नहीं, उसके एक लाइन नीचे लिखेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली। ये 300 इसके सामने हो गया है ना, इसको एक लाइन नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा 3000, ठीक है। ये 900 कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। जो इन्वेस्टमेंट हैं वो दरअसल 1 अप्रैल को लिए गए हैं, और अगर मैंने आपको जो बताया था ना कि साल भर का लगेगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि 31 दिसंबर को खाते क्लोज़ होने हैं, मगर सॉरी 31 मार्च को, लेकिन खाते 31 दिसंबर को क्लोज़ होने हैं। तो 1 अप्रैल 2010 से 31 दिसंबर 2010 तक तो 9 महीने ही होंगे ना। तो अगर आप 20,000 पे 6% निकालें साल भर का, तो ये 1200 आता है। तो 1200 अगर 12 महीने का है तो 9 महीने का 900 ही तो होगा। अब 600 इसमें ऑलरेडी आप पा चुके हैं, ये ऊपर यहाँ पे दिया गया है इंटरेस्ट, आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट जो है वो 600 आप पा चुके हैं, ये यहाँ से देख सकते हैं। सॉरी यहीं पे तो है, ये इंटरेस्ट कहाँ गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट 600, और मिलना चाहिए था कितना, 900 अभी आपने निकाला, तो 300 क्या माना जाएगा, 300 माना जाएगा एक्रूड, और यहाँ पे 300 जोड़ के बाहर आएगा 900। ये 900 एक लाइन नीचे लिखेंगे, ये दोनों आइटम जो है ना एक एक लाइन नीचे बढ़ जाएंगे, बस सेल ऑफ टिकट 3000 है। और ऐसा करके फिर आप इधर का टोटल कर लेंगे, 23,900 में से घटाएंगे तो 3,600 आपका सरप्लस आएगा, और इसे बोलते क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको जो बैलेंस शीट बनानी है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि इसमें आपको कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो देखिए क्या क्या आइटम है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज पिछले साल की जो इस साल के आखिर में बची हुई हैं वो 800 हैं, उन्होंने कह रखा है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 900 हैं इस साल के लिए आखिर में, ये सब यहाँ पे आप इस साल के आखिर वाला दिखाएंगे, राइट। कैश इन हैंड ऊपर से आपको मिल जाएगा, फिक्स डिपॉजिट 20,000 के थे ही,
एक एक्रूड इंटरेस्ट 300 आपने निकाले थे अभी, प्रीपेड इंश्योरेंस 400 थे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000 बताया गया था, गेम और इक्विपमेंट जो हैं उन पे 18,000 पे 3,600 डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग पर 1,500 डिप्रिसिएशन, ऐसा करके आप इसे शो करेंगे। इधर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्विमिंग पूल फंड दिया गया है, तो ये 20,000 हैं, इसमें आपने जो डोनेशन पाई है वो आप ऐड कर लेंगे। कैपिटल फ़ंड जो दिया गया है उसको अगर आप बोलें कैपिटल फ़ंड की खासियत ये कितना है, कैपिटल फ़ंड बेसिकली जो है वह है 21,700, इसमें एंट्रेंस फ़ीस भी जोड़ना है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस भी जोड़ना है और सरप्लस भी जोड़ना है। डोनेशन 18,000 क्या है, डोनेशन के बारे में ज़रा सा सुन लीजिए, ऊपर इन्होंने सूचनाएं दे रखी हैं डोनेशन के बारे में, और वह क्या है डोनेशन के बारे में, जहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल का एक अलग से फ़ंड बना हुआ है, ठीक है, पहली बात तो, और स्विमिंग पूल के लिए डोनेशन है। तो अगर कोई स्पेसिफिक फ़ंड बना होता है, इस बात को ज़रा सा सुन लीजिए, अगर किसी विशेष कार्य के लिए कोई एक फ़ंड बना होता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी रिसीप्ट्स होती हैं वो सब उसी में जोड़ ली जाती हैं, जितनी भी रिसीप्ट्स होती हैं, और अगर उससे रिलेटेड कोई खर्चा होता है तो उसको घटा दिया जाता है। बाई चांस इसमें कोई खर्चा नहीं है स्विमिंग पूल से रिलेटेड, अगर होता तो उसमें घटा के दिखाते, लेकिन हाँ इसमें स्विमिंग पूल से रिलेटेड डोनेशन है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल 18,000, इसीलिए इसे ऐड किया गया है, ठीक है, ये 18,000। ओके, तो कुल मिलाकर के आसान है, बहुत कठिन नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है